बच्चों इस वीडियो में मैं आपको मीटर ब्रिज के बारे में बताऊंगा। ये देखो, ये आपको दिख रहा है मीटर ब्रिज। पहली बात ये किस यूज़ में आता है, उपयोग क्या है इसका। तो बच्चों मीटर ब्रिज का उपयोग होता है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। ये होता है मीटर ब्रिज का उपयोग, पहली बात। दूसरी बात ये अज्ञात प्रतिरोध दिख रहा है आपको, इसको ज्ञात करेंगे। दूसरी बात, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करने के लिए हमने एक प्रायोगिक उपकरण बना लिया है। ये प्रायोगिक उपकरण जो है, इससे हम अज्ञात प्रतिरोध बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में तो हमें आर को बदलना पड़ता था ना, आर को 1 ओम 2 ओम 3 ओम कब तक बदलते थे, जब धारामापी में जीरो विक्षेप नहीं आ जाता था। पर इसमें हमें बदलना नहीं है, हमें एक आसान काम करना है, वो हम इजीली कर सकते हैं। और उसको अगर हम कर देंगे तो फटाफट हम अज्ञात प्रतिरोध को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये काम हम कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका उपकरण, इसकी संरचना कैसी है उपकरण की। तो उपकरण में बच्चों क्या क्या होता है मैं यहाँ लिखता जाऊँगा। धातु की 3 पत्तियाँ। सबसे पहले ये देखो, 2 तो एल शेप है और एक बीच में ये धातु की बनी हुई पत्तियाँ होती हैं। जनरली इसको कॉपर से बनाया जाता है क्योंकि कॉपर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, तो इसका प्रतिरोध कम से कम रखने के लिए इसको कॉपर से बनाया जाता है, ताकि सर्किट में ये अपना प्रतिरोध ना दे दें। हमें इनके प्रतिरोध को लेना भी नहीं है, ये तो सिर्फ बनाई है ताकि हम परिपथ बना सकें। तो इन पत्तियों का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, इसलिए इनको कॉपर से बनाया जाता है। इनके बीच में 2 होते हैं अंतराल, गैप। 2 अंतराल, अंतराल मतलब गैप। ये गैप, ये गैप। इस गैप में, एक गैप में तो लगा होता है आरबी यानी प्रतिरोध बॉक्स, जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, हम अपनी इच्छा से प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और एक होता है अज्ञात प्रतिरोध एस। तो जो हमें याद रखना, हमें व्हीटस्टोन ब्रिज में PQRS 4 प्रतिरोध थे, उसमें से 2 मिल गए। एक प्रतिरोध आरबी का तो आर होता है और अज्ञात प्रतिरोध एस होता है। तो इसमें से आर और एस तो हमें मिल गए। ये 2 प्रतिरोध तो हमें साफ साफ दिख गए कि भैया व्हीटस्टोन ब्रिज में तो 4 में से 2 प्रतिरोध होते थे, आर यहाँ पे है और एस यहाँ पर है। बाकी 2 कहाँ हैं वो अभी हम समझेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ए और सी के बीच में, ए व सी के मध्य एक तार दिख रहा है, 1 मीटर लंबा तार लगा होता है। ये पूरा तार यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर का है, 1 मीटर का, इसीलिए इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। तो 1 मीटर लंबा तार, वो भी किसका, मिश्र धातु का। कौन सी मिश्र धातु, कॉन्स्टेंटन व मैग्नीन। भाई इनका ही क्यों बनाया जाता है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का ही क्यों बनाया जाता है ये तार। इसका कारण है कि इनके लिए जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता रो, वो तो उच्च होती है, और प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है एल्फा, वो निम्न होता है। प्रतिरोधकता उच्च और प्रतिरोधकता ताप गुणांक निम्न। प्रतिरोधकता उच्च होने का मतलब होता है सीधा सीधा कि इसका प्रतिरोध अधिक है। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली प्रतिरोध तार चाहिए, तो इसलिए हमने एक ऐसा तार बनाया जिसमें अच्छा प्रतिरोध हमें मिले। तो इसलिए इसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा करनी पड़ी हमें। प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा इसका कम होता है। इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का कम होने का मतलब होता है कि ताप अगर बढ़ भी गया, मान लो इसमें धारा प्रवाहित करते गए और ये गर्म हो गया, तो गर्म होने पर भी प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ये इसका मतलब होता है, अल्फा के मान का कम होने का मतलब ये होता है। तो दोनों काम हमारे का सुटेबल हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग के समय इसका प्रतिरोध बदलना नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने अल्फ़ा को कम लिया ताकि इसके प्रतिरोध में ज़्यादा अंतर ना आए, और रो को हमने उच्च लिया है। तो समझ गए, 1 मीटर लंबा तार किसका, कॉन्स्टेंटन मैग्नीन मिश्र धातुओं का, जिनकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। यह है मीटर स्केल। मीटर स्केल क्यों लिया जाता है, संतुलन लंबाई को नापने के लिए। एक मीटर स्केल लग रहा है यहाँ, मीटर स्केल संतुलन लंबाई को नापने के लिए।
ठीक है, कि 10 सेंटीमीटर है, 20 है, 50 है, कितने सेंटीमीटर है। जॉकी लग रही है, जॉकी एक पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है ऐसा, इसको हम इस तार पे कहीं भी इधर 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 कैसे भी टच करा सकते हैं। और ये धारा मापी है जो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी लगता था बीच में, आर हो गया, एस हो गया, धारा मापी हो गया, ठीक है। ये जॉकी है जो तार के विभिन्न बिंदुओं पर हम इधर उधर टच स्पर्श करा सकते हैं। ऐसा पेन जैसा होता है, इधर से एक तार निकल के गैल्वेनोमीटर में लग जाता है और गैल्वेनोमीटर यहाँ पेच होता है उससे कस जाता है। ये सब पेच है, ये जो आपको पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये संयोजक पेच होते हैं। जैसे हम खोलेंगे, तार टाइट करेंगे और कस देंगे इसको, तो ये पेच होते हैं। तो ये पूरी तो बच्चों स्ट्रक्चर है। बाहर वाला परिपथ में एक सेल लगा दिया जाता है ताकि धारा प्रवाहित कर सके, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी, ये बाहर वाले परिपथ में लगा देते हैं। ये इसलिए बनाया जाता है बाहर वाला परिपथ, धारा बहेगी तभी हमारा काम होगा, धारा को प्रवाहित करने के लिए। तो बच्चों दो प्रतिरोध तो हमें मिल गए, आर और एस, और गैल्वेनोमीटर भी मिल गया व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा हुआ। लेकिन पी और क्यू कहाँ है वो अब देखते हैं, इसकी कार्यविधि, ये कैसे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करेगा, कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले कुंजी को दबा दो, कुंजी को दबा के धारा प्रवाहित कर दो। धारा जब इस तार में से निकलेगी तो विभव पतन होगा, क्योंकि ये प्रतिरोध है। क्या है ये? प्रतिरोध। प्रतिरोध में से जब भी धारा निकलती है तो विभव पतन होता है कि नहीं होता भैया? तो इस पूरे तार पे 0, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे विभव पतन 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ऐसे होता जाएगा। इतना ज़्यादा नहीं करते अपन, तो 1.5-2 वोल्ट का विभव पतन इसमें कर देते हैं। तो विभव पतन पूरे तार पे हो गया। अब आपने क्या करा, जॉकी को उठाया, जॉकी को तार के विभिन्न बिंदुओं से टच कराओ, और टच करा के वही जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में किया था, धारा मापी में 0 विक्षेप ले लो। धारा मापी में 0 विक्षेप आ गया, इसे बोलेंगे इसकी संतुलन लंबाई, वो संतुलन अवस्था। मीटर ब्रिज की संतुलन अवस्था हमें प्राप्त हो गई है। इस बार हमने जॉकी की सहायता से संतुलन बिंदु प्राप्त किया है, इधर उधर तार पर टच करा के। तो हुआ क्या, जब हम जॉकी को इधर उधर टच कराते हैं तो ये देखो, जहाँ पर संतुलन बिंदु, यहाँ पर मान लो धारा मापी में 0 विक्षेप आ चुका है, 0, तो यहाँ ए से लेके और जे तक की जो लंबाई होती है वो एल होती है, ये संतुलन लंबाई कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक का जो तार होता है वो पी प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है। और फिर जे से लेके सी तक जो लंबाई है, तो टोटल 100 सेंटीमीटर है, ये लंबाई L है, तो ये लंबाई कितनी रह जाएगी, 100 माइनस L, और इसका जो प्रतिरोध होगा वो Q होगा। तो वो चारों प्रतिरोध आ गए, अब P, Q, R, S आ गए चारों के चारों। तो इस तरीके से ये 2 भागों में जॉकी इस तार को विभाजित कर देती है। जॉकी यहाँ है तो L लंबाई का तार इधर, 100 माइनस L लंबाई का तार इधर, ये P प्रतिरोध और ये Q प्रतिरोध। तो P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, बीच में धारा मापी हो गया। तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, एक तरीके से बन गया। अब क्या होगा, यदि मीटर ब्रिज का जो तार है, यदि मीटर ब्रिज के तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध, इकाई लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा हो, ये हम मान लेते हैं कि इसकी इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितना है, सिग्मा हो, तो अब मतलब ये जो तार था इसकी इकाई लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है। तो बच्चों P क्या है, तो P है L लंबाई का प्रतिरोध, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है L, और इस लंबाई का प्रतिरोध है P। तो जब इकाई लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा था तो L लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू L। और Q कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस L का है, 100 माइनस L का, तो ये हो जाएगा सिग्मा 100 माइनस L। एक तो इस L लंबाई का प्रतिरोध तो सिग्मा L हो जाएगा, और 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा इंटू 100 माइनस L हो जाएगा। तो ये P और Q के मान भी हमारे पास आ गए। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सूत्र हमने पढ़ा था वो हम लिख लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता था, और यहाँ से हमें S निकालना पड़ता था, तो S बराबर क्या हो जाता था, Q अपॉन P इंटू R। अब इसमें Q और P का मान हम उठा के यहाँ से रख देंगे, तो आ जाएगा S बराबर, Q का मान कितना है, सिग्मा 100 माइनस L, सिग्मा 100 माइनस L, और P कितना है, सिग्मा L इंटू R। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो S का फॉर्मूला आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये वो सूत्र है जिसकी सहायता से आप अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। केवल आपको 2 राशियां चाहिए, एक तो R और एक L।
तो R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स में जो भी प्रतिरोध आपने निकाल रखा है वो R है, ये आप यहाँ से देख के लिख दोगे। और L क्या है, ये लंबाई है जो मीटर स्केल से निकाल के लिख दोगे। तो दोनों मान अगर इसमें रख देते हो तो आपके पास अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात हो जाएगा। तो कैसा मेथड है, बहुत आसान। जॉकी से संतुलन बिंदु निकालना होता है इधर उधर टच करा करा के। तो जॉकी क्या है, इस तार को दो प्रतिरोधों में विभाजित कर देती है, P और Q। P होता है L लंबाई का प्रतिरोध और Q होता है 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध। ये जो संतुलन लंबाई है ये प्रतिरोध बॉक्स के सामने होनी चाहिए हमेशा। अगर प्रतिरोध बॉक्स इधर लगेगा तो इस लंबाई को L मानना, इसको 100 माइनस L मानना। तो प्रतिरोध बॉक्स जहाँ भी लगा होता है उसके सामने वाली लंबाई को ही संतुलन लंबाई माना जाता है। ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। तो ये आ गया P और Q। अब हमने इकाई लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा माना है, तो P कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू L, और Q कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 100 माइनस L। बस इतना होने के बाद हमें डायरेक्ट वही फॉर्मूला हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का लगाना है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। उससे हमें S निकालना है। Q और P के मान हमने यहाँ लिखे हैं, उनको रख देना है। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R हो जाएगा। ये अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र हमारे पास आ गया है। R होता है प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध होगा इस समय वो हमें यहाँ से देख के पता चल जाता है। और L है ये संतुलन लंबाई जो प्रतिरोध बॉक्स के सामने हमें मिलती है जब धारामापी में जीरो विक्षेप आता है। तो इस लंबाई को मीटर स्केल से नोट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में ही, जहाँ मान इसका सेंटीमीटर में ही रखना है आपको। तो इस प्रकार अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इस पूरे प्रैक्टिकल में कुछ त्रुटियाँ मिलती हैं, जैसे एक तो ये कॉपर, कुछ तो प्रतिरोध होगा, हमने प्रतिरोध कम से कम लेने का प्रयास किया है, लेकिन इन कॉपर का पत्तियों का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध होने की वजह से हमें त्रुटि मिलती है। तो इस त्रुटि को कम करने के लिए हम एक रीडिंग तो ऐसे ले लेते हैं, एक रीडिंग S की आ गई ऐसे। अब एक रीडिंग RB को इधर कर देते हैं, S को इधर कर देते हैं, दोनों को पलट देते हैं। तो रीडिंग हमारे पास दूसरी आ जाती है S2, एक आ गई S1, एक आ गई S2, इनका माध्य निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉपर के पट्टियों के कारण त्रुटि आती है वो कम हो जाती है औसत निकालने से। करना क्या है, एक बार ऐसे लो, एक बार इसको पलट लो और इधर L मानो, इधर 100 माइनस L मानो। तो दोबारा करो इस प्रयोग को, 2 बार प्रयोग करके S1 और S2 का माध्य निकाल दो। दूसरी बात, लगातार धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तार गर्म हो जाएगा तो थोड़ा बहुत प्रतिरोध तो बदलेगा। भले ही आपने अल्फा को कम रखा है पर फिर भी थोड़ा बहुत प्रतिरोध इसका बदल जाता है। इसलिए तार में बहुत ज़्यादा देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। प्रैक्टिकल करो तभी करो बस, और फिर इस कुंजी को निकाल दो ताकि धारा बहना बंद हो जाए। तीसरी बात, जॉकी को इस पर रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप तार पे जॉकी को रगड़ोगे तार पतला हो जाएगा। तार का प्रतिरोध, जब अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कम हो गया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि ये संबंध पढ़ा था ना आपने R प्रोपोर्शनल 1/A। तो जब आप जॉकी को ऐसे घिसोगे ना तो तार क्या है, पतला होता जाएगा और तार का क्षेत्रफल कम होता जाएगा। क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध उसका बढ़ता जाएगा। तो ये काम भी आपको नहीं करना है। ये कुछ सावधानियाँ होती हैं इस परिपथ में जो रखी जाती हैं, तो इन सावधानियों को रखो। इसके बहुत सारे क्वेश्चन कि कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का तार क्यों प्रयोग में लिया जाता है, अल्फा का मान रो का मान उच्च और अल्फा का मान निम्न होता है, इसलिए। तो ऐसे इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे और पूरा डेरिवेशन भी इसका मीटर ब्रिज का आ सकता है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो और देख लो, ठीक है।